नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुमेनिया पर। और आज हम आपके साथ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, 9th क्लास सिविक्स का ये चैप्टर होगा। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। अभी हमारा संविधान बना कैसे था। ठीक है, ये 9th क्लास का चैप्टर है, तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने चैप्टर फर्स्ट में ये डिस्कस कर लिया था अभी व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन is a set of rule and regulation that govern our country। ठीक है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन दैट गवर्न आवर कंट्री। इसमें एक चीज आप देखो, अभी इसमें रूल और रेगुलेशन मेंशन है। अभी हम किस तरीके से, हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, हमें एज ए इंडिविजुअल पर्सन हम किस तरीके से काम करेंगे, हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है उनके दायरे में रहते हुए हमें काम करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट है। सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। रिटन डॉक्यूमेंट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जिसमें एक चीज आप देखो, अभी इसके थ्रू जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके थ्रू जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वो गवर्न होती है, गवर्न बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडिया को हम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी में भी बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या? इट इज ए सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन दैट गवर्न आवर कंट्री और एनी कंट्री। हर देश में संविधान है। ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत में हम सबसे पहले पढ़ते हैं साउथ अफ्रीका का केस। साउथ अफ्रीका के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और साउथ अफ्रीका में भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं साउथ अफ्रीका के केस की, जैसे इंडिया ब्रिटिशियर्स की कॉलोनी था, ऐसे ही सेम साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिशियर्स की कॉलोनी था। साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन था, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। और कलर अब देखो, व्हाइट एंड ब्लैक। एक चीज यहां पर नोट करने वाली है, जो ब्लैक पीपल है वहां पर साउथ अफ्रीका में, वो मेजॉरिटी में है। जो ब्लैक पीपल हैं वो मेजॉरिटी में है, और व्हाइट पीपल हैं वो माइनॉरिटी में। वो
माइनॉरिटी में है। लेकिन गवर्नेंस किसका है? वाइट पीपल का। और अंग्रेज बेसिकली क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। और नेल्सन मंडेला जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो इसी डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कलर, उसका विरोध करते थे। और विरोध करने के 1964 में उनको जेल में डाला गया। 1992 तक उन्होंने अपने लाइफ के 28 ईयर्स जेल में बिताए। उसके बाद 1992 तक वो जेल में रहे। उसके बाद जो ये सिस्टम था, माइनॉरिटी गवर्नेंस था वहां पर वाइट पीपल का, जिसमें डोमिनेंस था, वो 1994 में खत्म हो गया। कब खत्म हुआ? 1994 में। और जब 1994 में ये सिस्टम खत्म हुआ, तो साउथ अफ्रीका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया? 1996 में। साउथ अफ्रीका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया? 1996 में। इसमें एक चीज देखो आप, अब जब इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1996 में, तो वहां के जो ब्लैक मेजॉरिटी पीपल थे, वो ये चाहते थे कि भी ब्लैक की सुप्रीमेसी हो। जैसे पहले वाइट पीपल की सुप्रीमेसी थी, अब ये चाहते हैं कि भी ब्लैक की सुप्रीमेसी हो। लेकिन वहां का कॉन्स्टिट्यूशन किस बेस पे बना? वो बेसिस था सोशल इक्वालिटी। किस बेस पे बना? सोशल इक्वालिटी के बेस पे। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे आप ब्लैक हैं या वाइट हैं, मैच्योरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो। अब किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी बेस पे। जैसे पहले होता था ब्लैक और वाइट के बीच में, अब ब्लैक और वाइट के बीच में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। यह कॉन्स्टिट्यूशन बना कब? 1996 में। और साउथ अफ्रीका के एक तरीके से हम बोल रहे हैं फ्रीडम में, जैसे हम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में सबसे मेन रोल किसका मानते हैं? गांधी जी का मानते हैं, महात्मा गांधी का। ऐसे ही साउथ अफ्रीका की फ्रीडम में जो वहां पर अपार्थाइड सिस्टम था, उसमें उसको खत्म करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला का, जो बाद में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बने थे। क्लियर है? ये तो केस था साउथ अफ्रीका का। अब हम आते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। अभी हमारा संविधान बना कैसे? तो इसमें हमें थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानना होगा कि भाई हमारा संविधान बना कैसे। तो देखिए, सबसे पहले 1928 में प्रयास किया गया बाई मोतीलाल नेहरू। अब मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया था भाई। स्वराज पार्टी किस किस ने? एक तो मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे CR दास। मोतीलाल नेहरू और CR दास। अब स्वराज पार्टी का मेन एजेंडा था सेल्फ रूल। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। अब भी आप रूल कौन करेंगे? इंडियंस करेंगे सेल्फ रूल। लेकिन
ये एग्रीड हो गए थे डोमिनेंट स्टेटस पर, डोमिनियन स्टेटस। इसका मतलब क्या होता है, अभी रूल कौन करेगा, इंडियंस, लेकिन हेड कौन होगा, ब्रिटिशियर्स। अब जब ब्रिटिशियर्स हेड हैं तो इट मीन्स वो सेल्फ रूल कैसा, जब ब्रिटिशियर्स हेड हैं तो वो सेल्फ रूल किस तरीके का होगा। तो इसके बाद आप देखो, अब जो इन्होंने सबसे पहली बार 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम किया, जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि जो युवा वर्ग है उसको वोट डालने का अधिकार, इसके अलावा बहुत सारे इश्यू को इसमें डिस्कस किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नाइनटीन 45 में ब्रिटेन में गवर्नमेंट चेंज होती है। ब्रिटेन का मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ब्रिटेन इंडिया किसकी कॉलोनी था, ब्रिटेन की। वहां पर गवर्नमेंट चेंज होती है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार 45 में खत्म हुआ, उसके बाद वहां पर इलेक्शन हुए और इलेक्शन में वहां पर गवर्नमेंट चेंज होता है। और पहले थी कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट, और अब किस पार्टी की गवर्नमेंट वहां पर बनी, लेबर पार्टी की। और लेबर पार्टी की गवर्नमेंट इंडिया को आजाद करने के पक्ष में थी। अब इंडिया को आजाद तो कर दिया जाएगा, लेकिन क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो हमारे देश में ब्रिटिशियर्स के जो रूल रेगुलेशन थे वो लागू होते थे, लेकिन अब ब्रिटिश रूल नहीं रहेगा तो हमें रूल रेगुलेशन तो चाहिए। तो उसके लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। हमने डिस्कस कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। तो उन्होंने कैबिनेट मिशन हमारे इधर भेजा, कैबिनेट मिशन कब, 1946 में, 1946 में। अब जो ये कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल था वो फेल हो गया, कैबिनेट मिशन भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बने हिंदुओं के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बने मुस्लिम के लिए, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बने प्रिंसली स्टेट जो उस टाइम पे रजवाड़े थे उनके लिए। और कांग्रेस ने उनकी ये डिमांड को कैंसिल कर दिया। कांग्रेस का कहना क्या है, अभी एक देश में 3 कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करेंगे। तो जो ये प्रपोजल था कैबिनेट मिशन का, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फाइनली 1946 में हमारे इधर प्रोविंशियल मीन्स प्रांत, हमारे इधर प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं। इन इलेक्शन के बेस पे हम 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फॉर्मेशन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली किसका फॉर्मेशन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें एक तरीके से इसको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको हम मिनी इंडिया भी बोलते हैं, मिनी इंडिया। इसको मिनी इंडिया क्यों बोला गया, क्योंकि हमारे देश के तकरीबन हर सेक्शन से इसमें मेंबर थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, एनी अदर। भाई नॉर्थ इंडियन स्टेट, साउथ इंडियन स्टेट, वेस्ट इंडियन स्टेट और ईस्ट इंडियन स्टेट, तकरीबन हर जगह से इसमें मेंबर थे, इसलिए इसको क्या बोला गया है, मिनी इंडिया। ठीक है।
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थे उनको किस बेस पे चुना गया था? जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे उसके बेस पे। टोटल कितने मेंबर थे इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो वो थे 385। कितने थे? 385 मेंबर थे। अब इसके बाद देखो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कब हुआ था, ये आप नोट डाउन कर लेना। 9 नवंबर 1946, 9 दिसंबर, नोट नवंबर, 9 दिसंबर 1946 को किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन क्यों किया? क्योंकि यह असेंबली हमारे लिए संविधान बनाने का काम करेगी। ये जो टोटल 385 मेंबर थे, इनमें से जो सबसे ओल्डेस्ट थे डॉक्टर सच्चानंद सिन्हा, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया। उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया ऑन 9 दिसंबर 1946। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 जो डॉक्टर सच्चानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया था वो थे टेम्परेरी अध्यक्ष। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया। उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया इस असेंबली में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, हिंदी में इसको बोलेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। अभी हमारे संविधान बनाने के पीछे हमारा मकसद क्या है, किन किन पॉइंट पर हम ज्यादा फोकस करेंगे? उद्देश्य प्रस्ताव ये पेश किया गया। कब? 13 दिसंबर 1946। उसके बाद जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है। हर इशू पे डिबेट डिस्कशन होता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है आफ्टर डिबेट एंड डिस्कशन। जिस पर डिबेट एंड डिस्कशन से कोई मैटर सोल्व नहीं हुआ तो उस इशू पर क्या किया जाएगा? वोटिंग की जाएगी। फिर आ जाता है 14 और 15 अगस्त 1947, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो सेपरेट स्टेट हो जाते हैं, सेपरेट कंट्री हो जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और जो ये 385 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनमें से भी कुछ मेंबर कहाँ किस साइड चले जाते हैं? पाकिस्तान वाली साइड चले जाते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का काम, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन का जो काम है वो एज इट इज चलता रहता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर है भाई सभी को? कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग जो स्टार्ट हुई 9 दिसंबर 1946, उसके बाद ये कंप्लीट बन के तैयार कब हो जाता है? 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949। और इसका अगर टोटल टाइम हम कैलकुलेट करें
तो वो है 2 years 11 months and 18 days। वो टाइम 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक कैलकुलेट किया जाता है। इसको फाइनली अडॉप्ट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? इस दिन से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, एक गणतंत्र हो गया इंडिया। इसमें हमने, आप देखो भाई, बहुत सारे 26 नवंबर के बाद बहुत सारे प्रोविजन को ऐड किया। भाई हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये सब क्या होंगे, तो इस तरीके से इसमें ऐड करके फाइनली इसको अडॉप्ट कर लिया हमने 26 जनवरी 1950। अब इसमें अगर हम इसमें आर्टिकल, पार्ट और शेड्यूल की बात करें तो प्रारंभ में इसमें कितने आर्टिकल थे 1950 के टाइम पे? 395। कितने आर्टिकल थे? 395। हाँ, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन किया था? अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जो लोगों की विशेष एस्पिरेशन को पूरा करे। अब जो संविधान वो 1950 के टाइम का बन रहा है, आगे जैसे जैसी जरूरतें होंगी वो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर इसमें बात करें तो पार्ट की, तो वो कितने हैं? 22 पार्ट्स। कितने पार्ट हैं? 22 पार्ट्स। अगर हम इसमें बात करें शेड्यूल की, तो वो कितने थे? 8 शेड्यूल। इनको हम बोलेंगे हिंदी में अनुच्छेद, इनको बोलेंगे भाग, और इनको बोलेंगे अनुसूचियां। इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। और आप देखो, हर एनसीईआरटी की बुक की स्टार्टिंग कहां से होती है? प्रीएम्बल से होती है। प्रीएम्बल क्या है? हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड, उसकी आत्मा है। यानी कि मेन पॉइंट किस में मेंशन है? मेन पॉइंट प्रीएम्बल में मेंशन है। किस में मेंशन है? प्रीएम्बल में मेंशन है। तो वो मेन पॉइंट क्या है वो हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो वो क्या है? इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष। हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया बिकम ए सेकुलर, सोवरन, संप्रभु। हम अपने जो क्या बोलते हैं, हम निर्णय लेंगे वो निष्पक्ष लेंगे, विदाउट एनी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक। जो हमारा पिछला चैप्टर था उसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है। इंडिया बिकम ए रिपब्लिक। इंडिया हैव ए प्रेसिडेंट, और वो कोई हायरार्किकल सिचुएशन नहीं है। हमारा एक राष्ट्रपति है जिसको हम चूज करते हैं। ये नहीं है, वंशवाद नहीं है कि भाई जैसे राजा का बेटा राजा, इस तरीके से ये सिस्टम नहीं है। इंडिया बिकम ए सेकुलर, सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सोशलिस्ट। हमारे इधर समाजवाद है। फिर हमने जस्टिस की भी बात की थी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वालिटी की भी बात की थी, और फ्रेटर्निटी की भी बात की थी। फ्रेटर्निटी क्या होता है? बंधुत्व। ये हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है। फ्रेटर्निटी क्या होता है? बंधुत्व, भाईचारा, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे। हमारे इधर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट।
तो जो डाइवर्सिटी है उसको भी हम सब मिलकर रहेंगे, फ्रेटर्निटी के साथ रहेंगे, बंधुत्व के साथ रहेंगे, तभी इंडिया अच्छे तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा क्या बना, संविधान बना। अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी। क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान क्यों चाहिए। तो इसके पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। अब देखो, आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में आप रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो, जो स्कूल के डिसिप्लिन वगैरह के। अगर वो रूल एंड रेगुलेशन ना हो, जैसे आपका फर्स्ट पीरियड लगेगा 8 AM to 8:40 AM, इस तरीके से आपका पूरा शेड्यूल प्रिपेयर होता है। अगर ये रूल रेगुलेशन ना हो तो क्या अच्छी तरीके से फंक्शनिंग हो सकती है स्कूल में? नहीं हो सकती। अगर स्कूल एक छोटी यूनिट है, कंट्री एक बहुत बड़ा पार्ट है, अगर जब स्कूल ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता तो एक देश कैसे ऑर्गेनाइज हो सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। इट हेल्प टू फुलफिल द विशेस and wishes and aspiration of peoples, जो एक देश में है, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनकी एस्पिरेशन है, उसकी पूर्ति करने का काम करेगा। किस तरीके से होंगी वो? रूल एंड रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, पर्टिकुलर आपको क्या चाहिए, एक प्रॉपर गाइडलाइन है आपके पास, उस तरीके से आपको वो मिल सकता है। अगर ये ना हो तो फिर एक वो सिस्टम हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला सिस्टम हो जाएगा। थर्ड, इट आल्सो टेल्स हाउ द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से आप गवर्नमेंट को चूज करोगे, ये सब भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब देखो, गवर्नमेंट क्या सुप्रीम है? अब मान ले कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, इसका मतलब वो नहीं है कि भी वो किसी की लाइफ को थ्रेट करे, नहीं कर सकता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो डिसीजन नहीं ले सकता। अब प्राइम मिनिस्टर है, उसकी मान ले बुद्धि खराब हो जाए, मेंटल हो जाए, वो कुछ भी डिसीजन ले लेगा, लेकिन डिसीजन कौन सा माना जाएगा? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में शामिल है, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। बाय चांस ऐसा कोई डिसीजन किसी लीडर ने ले भी लिया तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देंगे। फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट है प्रीएम्बल, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं। प्रीएम्बल टेल्स अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से। अब बेसिक में क्या आ जाए, देखो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया इज ए सोशलिस्ट, इंडिया इज ए सॉवरन सेकुलर रिपब्लिक,
ये सब हैं। हमारे इधर सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, फ्रेटर्निटी है,